देखिए, आप चाहे किसी भी पार्टी की विचारधारा को पसंद या नापसंद करते होंगे, लेकिन जब बात देश की आती है तब भी अगर आप देश विरोधी ताकतों द्वारा फैलाई गई झूठी खबरों, उनके प्रोपेगेंडा और नैरेटिव्स की गहराई को बिना समझे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो याद रखना कहीं ना कहीं उन देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने में आपका भी हाथ है। और कहीं बार तो आप सच जानने के बाद भी इन देश विरोधी ताकतों को आप लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे होते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम सच एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी विचारधारा गलत साबित हो जाएगी और उसका खामियाजा आपकी उस विचारधारा वाली पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको सच पता होने के बाद भी आपको व्यवस्थापूर्ण ऐसा करना पड़ रहा है तो यहाँ एक बात तो साबित हो जाती है कि आप देश हित से पहले अपनी विचारधारा वाली उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो जो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों की तरह रिएक्ट कर रही है, फिर उनको सपोर्ट कर रही है। वरना फिर ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन जाते जाते जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी को अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार दे देता है, जो खुले में बोलता है कि भारत जैसे देश में जो नेशनल गवर्नमेंट है, वहां पे मोदी गवर्नमेंट है, उसको हटाने के लिए मैं $1 बिलियन खर्च कर दूंगा। और ना मानो तो इसका एग्जाम्पल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में देख लीजिए, जहां खुद वहां की पीएम शेख हसीना जब देश से भागकर खुद को बचाते हुए भारत आई थी तब उन्होंने अमेरिका पर सरकार बदलवाने के आरोप लगाए थे। लेकिन जब सितंबर 2024 में करंट बांग्लादेश पीएम मोहम्मद यूनुस जब यूएसए में बाइडेन से मिले तो उन्होंने खुद बोला कि काफी टाइम पहले से गवर्नमेंट चेंज करने की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे। तो अब आप सोच और समझ सकते हो कि यूएसए बांग्लादेश में अपनी विचारधारा चलाने के लिए, सरकार बदलवाने के लिए मोहम्मद यूनुस को पीएम बनवा देता है और जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी को सबसे बड़ा पुरस्कार दे देता है। और ऐसा नहीं कि यूएसए अमेरिका ऐसा फर्स्ट टाइम कर रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ओसीसीआरपी जैसी खुद को निष्पक्ष कहने वाली संस्था है, हालांकि इनको बाद में इस संस्था को फ्रांस मीडिया ने एक्सपोज कर दिया था कि निष्पक्ष नहीं है। ये भारत में चुनाव शुरू होते ही किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानियों के मुद्दे को तो दबा देती है और फिर फर्जी खबरें चलाना शुरू कर देती है ताकि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इंडिया की इमेज को ठेस पहुंचे। और फिर अपोजिशन जिनके पास देश में और भी कहीं कहीं अच्छे मुद्दे थे, उनको भूलकर, उनको छोड़कर सिर्फ अडानी पर पिछले 12 साल से अटका हुआ है। यहाँ तक कि अब तो इंडिया अलायंस वालों ने भी बोल दिया कि भैया कब तक एक ही मुद्दे पर अटकते रहोगे। और जिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठ के सहारे अपोजिशन का रोल ही निभा रहे थे, वो बाइडेन की सरकार के जाते ही ट्रंप के आने से पहले ये बोलकर भाग गई कि बस हमने तो कमा लिया, हमारा तो हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि झूठी रिपोर्ट निकालने वाले हिंडनबर्ग को खड़ा करने में भी इस जॉर्ज सोरोस का हाथ है। इसने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था और ये ऑलरेडी बोल चुका है कि इंडिया में जो भी नेशनल गवर्नमेंट और मोदी सरकार है जो इंडिया के यूथ को नौकरी से निकालकर पूंजीवाद या फिर बिजनेस की तरफ प्रोत्साहन करने की कोशिश करेगी, उस सरकार को हम गिरा देंगे। क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता है कि जब तक इंडिया ऐसे ही नौकरी, आरक्षण और जातियों के लिए लड़ता रहेगा तब तक भारत ऐसी ही ताकतों और देशों की कठपुतली बनकर रहेगा। इसलिए तो देश विरोधी ताकतें आज के युवाओं में, जैसे अडानी दुनिया का 3rd नंबर ऑफ रिचेस्ट पर्सन बना, उसके माइंड में ये बीज डालना शुरू कर दिया कि सारे कैपिटलिस्ट या फिर बिजनेसमैन तो बुरे होते हैं। अरे भाई, अडानी अंबानी देश का बहुत बड़ा टैक्स पेयर है, इसी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। और दूसरी तरफ इनका दोगलापन देखो, ये अडानी अंबानी को विलेन की तरह दिखाने के बाद बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क को हीरो की तरह दिखाना शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर का यूज करना। ये लोग इनको हीरो बनाकर बाद में इनकी सॉफ्ट पावर का यूज जो भी करंट गवर्नमेंट है उसको अनस्टेबल करने में करते हैं या फिर वहां तख्ता पलट करने के लिए करते हैं। और हर देश में ऐसे मौके की तलाश में कुछ नेता बैठे ही रहते हैं, उनको तो बस एक स्टेटमेंट चाहिए, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग की हो चाहे वो बाइडेन की हो, जिसके सारे लोगों को बरगला सके। और देखिए किस्मत, अभी 2-3 दिन पहले मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के फाउंडर है, उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया में जो इलेक्शन हुए उसमें करंट गवर्नमेंट हार रही थी, मतलब अभी की जो करंट मोदी गवर्नमेंट है वो हार रही थी। देखिए, अगर अमेरिका अपने पर आ जाए तो किसी भी देश की करंट गवर्नमेंट को अनस्टेबल करवा सकता है या वहां की गवर्नमेंट को हटा सकता है। हालांकि अब लोग काफी करंट अफेयर्स को लेकर समझदार हो गए या फिर समझने लग गए, तो मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली। लेकिन इससे पहले काफी लोग जुकरबर्ग की बात पर इसलिए सही मानने लग गए थे क्योंकि लोगों की नजर में आइडल और इनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो इलेक्शन रिजल्ट के दौरान एलोन मस्क ने खुलकर इंडिया के इलेक्शन की तारीफ की थी कि अमेरिका को इंडिया से सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी कैसे इतने अच्छे से। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी मार्क जुकरबर्ग इंडियन इलेक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है और दूसरी तरफ एलोन मस्क खुलकर इलेक्शन की तारीफ कर रहे हैं, तो आखिर इनका रीजन क्या है? देखिए, इन बिजनेसमैन की विचारधारा होती है कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और अब जब बाइडेन पार्टी इलेक्शन हारने के बाद सरकार से बाहर हो रही है तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तभी तो जॉर्ज सोरोस को यूएसए ने सबसे बड़ा पुरस्कार मेडल ऑफ फ्रीडम इसको दिया है। मतलब जिस आदमी से दूसरे देशों की फ्रीडम नहीं देखी जाती उसको आप मेडल ऑफ फ्रीडम का सबसे बड़ा ऑनर दे रहे हो। मतलब आजकल मेडल का कोई महत्व नहीं रहा। और अब रही बात जॉर्ज सोरोस के हिंडनबर्ग की, ये भारतीय नेताओं को अडानी की झूठी सांत्वना देकर दुनिया को ये बोलकर भाग गई कि बस मेरा तो हो गया, हमने तो कमा लिया। देखिए, वीडियो के एंड में मैं आप सबको बस इतना कहना चाहूंगा कि हिंडनबर्ग का बंद होना केवल एक घटना नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि सच्चाई छिपे नहीं छिपती है। और पूरे वीडियो में आप समझ गए होंगे कि ये एक सुनियोजित साजिश है जिसमें अमेरिका का सहयोग विदेशी ताकतें जैसे जॉर्ज सोरोस,
मीडिया नैरेटिव और कुछ राजनीतिक दलों ने किया है जो आपको पता है, और ये भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर करने में लगे हुए हैं। वरना क्या हमारे देश में अपोजिशन के पास अडानी को छोड़कर क्या कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है? क्या सिर्फ अडानी अडानी करने से इस देश में बाकी सारे मुद्दे और समस्याएं सोल्व हो जाएगी? इससे बढ़िया तो आप राधा राधा गाओ, बोलो, चिल्लाओ, गाओ, भजन करो, सब कुछ सोल्व हो जाएगा। देखिए, देश के कई इंपॉर्टेंट मुद्दों को छोड़कर आप अडानी पर हमला करना, ये सिर्फ अडानी पर हमला नहीं है, बल्कि ये भारत की प्रगति और हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था पर भी सीधा सीधा प्रहार है। तभी तो इन प्रोपेगेंडा वासियों के लिए IIT बाबा तक ने ये कह दिया है कि जब ज्ञान में क्लैरिटी होगी ना, तब ओपिनियंस फेड हो जाएंगे। समझे आप? तथ्य जब आएगा तब आपको ओपिनियन मैटर नहीं करता है, फिर वो तथ्य है। तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या मतलब है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, हमारा दुल्लू लाठी तो पढ़ा लिखा है, बस यहीं पर आप अटक जाते हो, यहीं पर आप मात खा जाते हो, और ऐसी सिचुएशन से आप खुद को निकाल पाओ, इसके लिए ही मैंने रिसर्च करके ये सारी वीडियो आपके सामने रखी है। और रही बात अब IIT बाबा की, तो भैया हम जो भी ये कर्म आज जहां तक पहुंचने के लिए या फिर जिस लेवल पर पहुंचने के लिए कर रहे हैं, ये बंदा वहां तक जाकर उसको छोड़कर एक उस लाइफ को जीकर उस अवस्था में पहुंच गया जहां पर अपन चाह कर भी नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिगरा चाहिए। और अगर आप में जिगरा है तो मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये सच एक्सेप्ट करने की हिम्मत दे कि आपका दुल्लू लाठी पढ़ा लिखा है। वरना एल्विस यादव कैसा भी हो, जब इसने इसको एक्सपोज किया था कि जॉर्ज सोरोस की जो भी टीम है उसके अंदर काम कर रहा है, उसके बाद में इसने उसका रिप्लाई करने की बजाय स्पेलिंग पे लड़ाई कर रहा था। प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है नहीं। हाँ। देखो, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं कि आप जैसे महाज्ञानियों को समझा पाऊं, लेकिन आपसे मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं कि हर खबर की सच्चाई को, उसकी गहराई को अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर उसको समझने की कोशिश करें, ताकि वो देश हित में हो। और किसी भी प्रकार के पत्रकार और यूट्यूबर्स के नैरेटिव को बिना तथ्यों के स्वीकार नहीं करें। श्री राधे राधे।